हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि कल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरा जो टैबलेट है जिसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड होता है वो टैबलेट ही अचानक ख़राब हो गया और जिसकी वजह से मुझे फिर सर्विस सेंटर में जाना पड़ा और वहाँ पर जाके मेरे 3-4 घंटे ख़राब हो गए और टैबलेट फिर फाइनली उन्होंने बोला कि 4-5 दिन बाद मिलेगा बन के। तो इस वजह से मेरा कल पूरा दिन बेकार चला गया और आपको वीडियो भी नहीं मिल पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो जेन्युइन मेरे साथ प्रॉब्लम है। आई नो आप लोग गुस्से में होंगे कि आपने स्टार्ट किया और रेगुलर नहीं कर पा रहे हो, बट मेरे साथ ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी मेरे साथ सब कुछ बुरा ही चल रहा है। खैर, एडुटेरिया वॉल्यूम 2 हमारा यहाँ पे चल रहा है ना, और हमने इसमें 4 सेट कर लिया है। आज हम लोग सेट नंबर 5 देखेंगे और प्रोबेबली होपफुली बिल्कुल मैं ये वादा करता हूँ सब कुछ ठीक रहा तो शाम में छठा सेट भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए सेट को जो हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें अनाउंस कर दूँ। देखिए, हमारा बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है और इस क्रैश कोर्स में आपको डेली के टारगेट दिए जा रहे हैं। हमारे जो हैंड रिटन नोट्स जो कि बीपीएससी के लिए और साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए, इसके लिए जो हमारा रेडी किया गया है वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो मोर देन इनफ है दरोगा और बिहार एसएससी जीके जीएस के लिए। प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, यानी कि मान लीजिए जो भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में आते हैं जैसे प्लेटफॉर्म, एडुटेरिया, ज्ञान बिंदु, इन सब का प्रैक्टिस सेट वहाँ पे पूरा अपलोड कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो वॉल्यूम 2 हमारा ये बुक चल रहा है इसका पूरा पूरा बुक ही इस प्रैक्टिस सेट ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेली टारगेट्स आपको दिए जाएंगे उसका वीकली टेस्ट लिया जाएगा ग्रुप में। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं आप लोग जुड़ सकते हैं। इस नंबर के ऊपर में आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, आप लोग को ऐड कर लिया जाएगा। प्राइस 399 नहीं है, प्राइस केवल 249 रुपये है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेट को। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ से हमारा आ जाता है सेट नंबर 5 और इस सेट नंबर 5 को हम लोग करेंगे। चलिए, इससे पहले मैं इसको आपके लिए कर लेता हूँ जूम और यहाँ से हमारा परफेक्ट बिल्कुल सवाल सेट हो गया है। देखिएगा, पहला सवाल क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया है। देखिए, पहला मदर मिल्क बैंक जो है ये स्थापित किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2। देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो कुल राजकोषीय घाटा का जो अनुमान लगाया गया है, देखिएगा 1,78,06,816 करोड़, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, 17,86,816 करोड़, या ठीक है। तो हमारा सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में क्या बोला, देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। देखिए, इसके निर्माण की अगर हम लोग बात कर लें तो ये कृषि क्षेत्र के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। ए हमारा बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाता है। नंबर 4 देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है। देखिए, टोटल विद्युत उत्पादन की बात हो रही है, इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा रहता है वो थर्मल एनर्जी का रहता है। अच्छा देखिए, थर्मल एनर्जी जो है ये बेसिकली कोयला जो आधारित एनर्जी होता है, ठीक है। जो थर्मल स्टेशन चलते हैं उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है इसी का है और ये 2022-23 का डाटा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ध्यान रखिएगा। 5 देखिएगा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है। तो इसमें शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश की बात कर लें, वो देखिएगा भारत है अपना। ए करेक्ट हो जाएगा। भारत ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, बेसिकली क्या है, जो एनआरआई बाहर रहते हैं, ठीक है, यानी कि जो देशवासी जो बाहर रहते हैं और वो जो बाहर से जो भारत में जो पैसे भेज रहे हैं अपने परिवार को, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर्थिक समीक्षा में सबसे ज़्यादा प्राप्तकर्ता, धन प्रेषण प्राप्तकर्ता, यानी कि फॉरेन जो मुद्राएं हैं वो प्राप्तकर्ता देश में भारत है 100 मिलियन डॉलर, फिर मैक्सिको है 60 मिलियन डॉलर और तब चाइना आता है जस्ट भारत का आधा 51 मिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो इसके उद्घाटन का बात कर ले अगर, तो ये देखिएगा गुजरात के अंदर हुआ है। ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर 7 देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है। तो ये निर्णय जो है इनके द्वारा, देखिएगा 14 अगस्त को। अब 14 अगस्त को क्यों मनाया गया, तो भारत और पाक है ना, इसका विभाजन हुआ था 14 अगस्त को ही, रात में 12 बजे 2 अलग अलग देश बन गए, दैट्स वाई ये निर्णय लिया गया है। 8 नंबर देखिएगा। 8 दिसंबर 2022 को बम चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को ये प्रभावित किया था। देखिए, बम चक्रवात जो है इसने प्रभावित किया था अमेरिका और कनाडा को। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है।
अगला देखिएगा नंबर 9, आपसे क्या बोल रहा है, EOS-7 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका प्रक्षेपण हुआ था देखिएगा SSLV-D2 के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसको इसरो द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया था। इसका वेट जो है 156 kg के आसपास है ना, 156 kg यानी 1.5 कुंटल के आसपास का हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 10 की ओर। नंबर 10 देखिएगा क्या बोल रहा है, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? देखिए भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया है वो है देखिए ऑपरेशन दोस्त, डी करेक्ट होगा हमारा। नंबर 11 देखिएगा, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर में है? तो ये मैंग्रोव वनों की बात कर ले, देखिएगा 4,992 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये मैंग्रोव वन जो है ये पूरा फैला हुआ है। 12 नंबर देखते हैं हम लोग, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य, देखिएगा ये खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपको गुजरात में मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसको रिसेंटली ही रामसर साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। 13, भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? देखिए VVI है, ना जाने कितनी बारी ये आपके सामने आया होगा और 2-3 परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो भारत में जो है टोटल मिला के 12 ऐसे समुद्र तट है जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के तहत जो है समझिएगा अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय ये टैग होता है जो ये बताता है कि समुद्र तटों को स्वयं सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रमाण पत्र है ये डेनमार्क का एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, इनके द्वारा दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नंबर 14 देखते हैं, साइक्लोन वन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? देखिए रिसेंटली हुआ है और ये भारत और इजिप्ट यानी मिस्र के साथ हुआ है साइक्लोन वन, ठीक है। 15 देखिए, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? भारत का पोजीशन है देखिएगा 8वां जलवायु परिवर्तन सूचकांक में, ठीक है। और अगर हम बात कर लें पहला पोजीशन की अगर हम बात कर लें तो उसमें पहले पोजीशन पे डेनमार्क आ जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर 16, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? देखिए 2023 के थीम की बात कर लें, 2023 का थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग्स, ए करेक्ट होगा। नंबर 17, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसको सम्मानित किया गया देखिएगा बद्री नारायण जी को, डी करेक्ट हो जाएगा। 18 देखिएगा क्या बोल रहा है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? देखिए यहाँ पे बात हो रही है फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में किसको किया गया है? तो पियरो अगोस्तानी, फ्लोरेंस क्लाउस और एलिन योर को, यानी कि ये तीनों जो हैं महानुभाव, इन सबको सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नंबर 19 देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिएगा 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर हम लोग बात कर लें, इसका आयोजन हुआ है भैया फिजी के अंदर में, डी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये 2023 का एडिशन है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए 20 नंबर देखिएगा, 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश कौन है? इसके विजेता देश की बात कर लें तो ये है अर्जेंटीना, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर, देखिए प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वो किस देश के खिलाड़ी थे? यानी कि पेले जो हैं इनका संबंध किस देश से था? तो पेले का संबंध था देखिए ब्राज़ील से, काफ़ी फेमस थे पूरे विश्व भर में अपने फुटबॉल के खेल के वजह से। 22 देखिएगा, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा करी है? ये घोषणा किया है देखिएगा पाकिस्तान ने, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 23 देखिएगा, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में कितना स्थान पर है या किस स्थान पर है? तो भारत विश्व में जो है देखिए 3rd पोजीशन पे यानी कि 3रे स्थान पे है। 24 देखिएगा, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक की बात कर लें तो ये है देखिएगा श्री शेखर पाठक जी,
बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, चिपको मूवमेंट से बात अगर हम कर लें तो चिपको मूवमेंट का नाम आते ही आपको एक शख्स का नाम आता होगा ज़ुबान पे, सुंदरलाल बहुगुणा जी। इनका संबंध था उत्तराखंड से। अब होता क्या था चिपको मूवमेंट में कि जो इस चिपको मूवमेंट के जो कार्यकर्ता लोग थे वो पेड़ों को जाके पकड़ लेते थे, उनसे चिपक जाते थे, यानी कि पेड़ काटने से वो रोकते थे दूसरों को और बोलते थे कि अगर पेड़ काटना है तो पहले हमें काटो फिर पेड़ काटना। तो इसका स्टार्ट किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। ध्यान रखिएगा लास्ट ईयर 2022 में उनका देहांत भी हो चुका है। ठीक है, 25 देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है? देखिएगा इसके पुरुष एकल विजेता की बात कर लें तो ये हैं नोवाक जोकोविच। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अच्छा, नोवाक जोकोविच तो हैं, ध्यान रखिएगा। उप विजेता कौन है? तो स्टेफानोस सिटसिपास। ओके, ध्यान रखिएगा। नंबर 26 देखते हैं हम लोग, 26 नंबर। देखिएगा क्या बोल रहा है, चार्टर एक्ट 1813 संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, इसका विचार करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीनी के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। एकदम ठीक बात है। और इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र का ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। ये भी ठीक है। तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? 26 का ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं, 3 वाला ठीक नहीं है। 27 देखिएगा क्या बोल रहा है, स्थानीय सरकारें आधार होती हैं। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो स्थानीय सरकार यानी जो लोकल बॉडी होती है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, वो हमेशा लोकतंत्र का बेस होता है, लोकतंत्र का आधार होता है। उसी के द्वारा जो सेंट्रल में बैठी गवर्नमेंट है वो शासन कर सकती है। 28 देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन करते हैं? तो स्वतंत्रता, समानता और न्याय, स्वतंत्रता और समानता का वर्णन की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार का न्याय है, 2 प्रकार की स्वतंत्रता है और 5 प्रकार का समानता का बात करा गया है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय में कौन कौन से हैं? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 2 प्रकार का समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर का समानता। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता में आ जाता है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि आप जिस धर्म में बिलीव करते हैं उस धर्म का आप पूजा पाठ कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें। 29 देखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? देखिएगा 91वां संविधान संशोधन हुआ था। अच्छा, ये कब हुआ था? ये ध्यान दीजिएगा 2003 में ये हुआ था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नंबर 30 देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अच्छा, कैसे ये भंग कर सकते हैं? हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक प्रधानमंत्री उनको सलाह नहीं देंगे या सिफारिश नहीं करेंगे वो नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री भी इनको कब सलाह और सिफारिश देंगे? प्रधानमंत्री जब तक कैबिनेट में इसका जिक्र नहीं हुआ हो। बेसिकली होता क्या है, देखिए प्रधानमंत्री साहब ही फेस होते हैं कैबिनेट का, और उन्होंने अगर बोल दिया, सिफारिश कर दिया, मतलब ये मान ली जाती है कि पूरा का पूरा जो मंत्रिपरिषद है उनका ही ये विचार है। 31 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो राजद्रोह, सभी को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908, ये वाला गड़बड़ है ना? तो ध्यान रखिएगा, राजद्रोह की बात अगर हम लोग कर ले, यह राजद्रोह को बढ़ावा देने या सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना वाली सार्वजनिक बैठक को रोकथाम और बेहतर प्रावधान करने के लिए अधिनियम ये किया गया था। यह ब्रिटिश राज की इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी इंग्लैंड में 1907, उसके द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा। तो हमारा सी वाला जो है सही नहीं है। ठीक है, बाकी ठीक है। 32 देखिएगा, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो भारतीय संविधान में साल 1993 में ये प्रावधान लाया गया था। ध्यान रखिएगा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना, 1993 और 94, तो उसमें ये लाया गया था। चलिए 33 देखिएगा, भारत में न्यायिक पूर्णाविलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है देखिएगा उच्च न्यायालय के द्वारा और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। उच्च न्यायालय ये जो है न्यायिक पूर्वावलोकन की बात अगर हम लोग कर लें तो ये अमेरिका से लिया गया न्यायिक पूर्वावलोकन की अवधारणा। ठीक है, और भारत में ये शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही दिया गया है, दोनों में ही ये शक्तियाँ निहित हैं। ठीक है,
34 देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का आत्मा किसको कहा गया है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का आत्मा जो है इसका उपनाम दिया गया है संविधान के उपचारों के अधिकार को। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 35 देख लेते हैं हम लोग। निम्न में कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? तो संविधान का संघीय गुण की बात कर लें तो एकल नागरिकता, ये संघीय गुण नहीं है। एकल नागरिकता भारत के संविधान का जो है ना, अगर हम बात कर लें, ये एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएं भारतीय संविधान में है, और ये जो है बेसिकली संविधान का संघीय गुण ये नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 36 देखिएगा क्या बोल रहा है 36 में, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ये था पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, सी करेक्ट होगा। ठीक है, 37 देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, 1984 में। अच्छा, ये ऑप्शन डी में है मेंशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए 38 देखते हैं हम लोग। देखिएगा, डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस सामग्री मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया है देखिएगा M4 के अंदर में। ठीक है, 39 आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है? तो आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को जो है फर्स्ट टाइम जो शामिल किया गया है, ये देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत शामिल किया गया है। 40 देखिएगा, अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? ठीक है, अवमूल्यन कितनी बार किया जा चुका है? तो देखिए टोटल 3 बार किया जा चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो हमारा 40 का सी हो जाएगा। तो भारतीय मुद्रा अवमूलन अब तक टोटल 3 बार किया जा चुका है। यह अवमूलन पहली बार 1949 में हुआ था, सेकेंड टाइम 1966 में हुआ था, और लास्ट टाइम जो हुआ था वो 1991 में हुआ था। 41 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है? तो ये जो दर्रा है वो है देखिए जोजिला दर्रा। ओके, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के खनन के लिए जो स्थान काफ़ी फेमस है, अगर हम लोग उसकी बात कर लें तो भैया ये है जादूगोड़ा। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए काफ़ी फेमस है, और यूरेनियम निगम की स्थापना 1967 में हुआ था, और जादूगोड़ा जो है यूरेनियम का ये बेसिकली हेडक्वार्टर बोल लीजिए, मुख्यालय है भारत के अंदर में। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। 43 बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है ये देखिए आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है, सी करेक्ट होगा। 44 देखिएगा, किस चट्टान में नतवलन डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? किसी भी चट्टान में नतवलन या डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? तो देखिए उसको जो है अभिनति कहा जाता है, अभिनति, ए करेक्ट हो जाएगा। 45 कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए कोलेरू लेक या कोलेरू झील जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? तो आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, सी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। 46 देखिए, सरदार सरोवर डैम, ये सरदार सरोवर बांध किस नदी में बना हुआ है? देखिएगा ये बना हुआ है कहाँ? नर्मदा रिवर के ऊपर में, ए करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? गलत कथन की बात कर लें। ठीक है, तो देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी साउदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। ठीक है, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यानी नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कॉल कहा जाता है। ठीक है, और भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु तथा पश्चिमी बिंदु गहीर माथा को कहा जाता है, ये भी ठीक है। तो डी हो जाएगा। इनमें सारे के सारे स्टेटमेंट जो है हमारे ठीक है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 48 नंबर। हाँ, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी जो है आकाशगंगा की वो देखिएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, बी करेक्ट होगा। 49 देखिए, क्वार्ट्जाइट निम्न में से किस प्रकार का एक शैल होता है? क्वार्ट्जाइट की अगर हम लोग बात कर ले किस प्रकार का शैल होता है? देखिए क्वार्ट्जाइट जो है ना, अगर इसकी हम बात कर लें तो ये देखिए रूपांतरित प्रकार का एक शैल होता है, तो हमारा डी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाता है। 50 देखते हैं हम लोग, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? देखिए वैसा जगह जहाँ पे किसान केवल सब्जियों की खेती में विशेषज्ञता रखते हैं, वैसी ही जगहों को
है ना, ट्रक फार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रक फार्मिंग। ध्यान रखिएगा, जहाँ किसान केवल सब्जियों में हुनर रखते हैं, विशेषज्ञता रखते हैं, तो उसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। और मिश्रित फसल जहाँ पे उगता है, एक ही खेत में एक ही मौसम में 2 या 2 से अधिक फसल जो उगता है, उसको मिश्रित फसल कहा जाता है। ठीक है, या मिश्रित खेती। 51, मौर्य काल में संस्था और संचार का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है, देखिए, एक तरीके गुप्तचर संस्था थी, गुप्तचर व्यवस्था थी। ए करेक्ट हो जाएगा। 52 देखिएगा, मिथिला या कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो मिथिला का जो कर्नाट वंश था उसका स्थापना किया था नान्यदेव। सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। कब किया था नान्यदेव? तो देखिएगा, ये 1097 में स्थापना किया था और लगभग ध्यान रखिएगा 1147 तक इसने शासन किया था। 53 देखिएगा, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, सही क्रम में अगर हम व्यवस्थित करें तो सबसे पहले हो जाएगा वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा बेदरा का युद्ध, और फिर वांडीवास का निर्णायक युद्ध। यानी कि सी वाला कूट जो है एकदम ठीक बैठता है हमारा। ठीक है, वास्को डी गामा 1501 में आ गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापना हुआ था, बेदरा का युद्ध जो 1759 में हुआ था, और वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54 देखिएगा, क्या बोल रहा है? निम्न में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो स्थायी बंदोबस्त की जो प्रथा है वो पंजाब में फेमस नहीं था, प्रचलित नहीं था। उड़ीसा, बिहार, इन सब जगहों पे फेमस था। स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट जो है, ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था, ये सब जो है एक टाइम के ही आसपास हुआ था। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत यानी कि बनारस वगैरह उस सब रीजन में, कर्नाटक में स्थायी बंदोबस्त ये लागू किया गया हुआ था। 55, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो भैया ये हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर के रूप में 1892 में निर्वाचित हुए थे। 56 देखिएगा, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार की बात कर लें तो मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों ही कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो हमारा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ही ठीक है। 57, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो कन्नड़ साहित्य का जो त्रिरत्न होता है उसमें देखिएगा, इसमें पुन, रन और पंप, ये तीनों जो हैं ये तीनों शामिल हैं। कंबन इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 10वीं शताब्दी में ये कन्नड़ साहित्य काफ़ी फला फूला था और इसके ये 3 रत्न थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। सवाल नंबर 58, देखिए, निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? 3 दिनों को तमाशा कह के संबोधित किया था अश्विनी कुमार दत्त जी ने। ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 59, देखिएगा, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था? देखिए, इसका संपादन किया था पंडित नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब? 1938 में नेशनल हेराल्ड का इन्होंने संपादन स्टार्ट किया था। 60, राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया? तो पूरे देश में हड़ताल का आयोजन हुआ था, देखिएगा, 6 अप्रैल 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। 61 देखिएगा, क्या बोल रहा है? शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इस मत के संस्थापक थे श्री वल्लभाचार्य जी। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने 15th सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी और विशिष्ट द्वैतवाद मत के रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मत के माधवाचार्य और अद्वैत मत के शंकराचार्य, ये लोग अलग अलग उस टाइम में डेवलप हुए थे। ठीक है, 62, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? देखिए, ये हमारा आई थिंक सेट नंबर 3 में भी ये वाला सवाल आया था। सेट नंबर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? 2 अश्वमेध यज्ञ, ये वाला आया था। आई होप आपको याद होगा ये वाला सवाल। देखिएगा, राजा जयसिंह ने करवाया था। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आम्बेर के राजा थे जयसिंह, इन्होंने अपने शासनकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। क्लियर। 63 देखिएगा, मरियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो वो जनजाति थी, देखिएगा, खोंड जनजाति।
डी करेक्ट हो जाएगा। 64 देखिए, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था। देखिए बौद्धयान का जो उदय अगर इसकी हम बात कर लें, ये देखिएगा 5th सेंचुरी में, 5वीं से 6ठी शताब्दी में इसका उदय हुआ था। 65 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें सही सुमेलित युग्म की बात अगर हम कर ले जो नहीं है ना, तो यहाँ पे देखिएगा रोपड़ चिनाब रिवर, ये वाला गड़बड़ है ना। रोपड़ सतलज पे ना कि चिनाब पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी सारे सही हैं हमारे। 66 देखिएगा, हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, हॉटस्पॉट, तो इसके प्रतिपादक थे नॉर्मन मेयर्स। ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैव विविधता को उससे रिलेटेड जो हॉटस्पॉट है, मोबाइल वाला हॉटस्पॉट मत समझ लीजिएगा। 67 पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। इसका मुख्यालय जो है देखिएगा बेंगलुरु में स्थित है। डी हमारा करेक्ट होगा। 68 निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस के जो एग्जाम्पल की बात करें जो नहीं है, वो NO2 NO2 ये जो है ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है। CH4 N2O CO2 ये सारे हैं। 69 उड़ीसा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो इसको शामिल किया गया था 1981 के अंदर में। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 70। देखिएगा क्या बोल रहा है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो ये अध्ययन है किसके, तो जीव और वातावरण के बीच का अध्ययन है। 71 स्पॉन्जिला किस संघ के से संबंधित है। तो स्पॉन्जिला की अगर हम बात कर लें तो देखिएगा ये संघ पेरिफेरा से इसका रिलेशन है। ए करेक्ट होगा। 72 लाइजोसोम क्या है। लाइजोसोम की अगर हम लोग बात कर ले, देखिएगा लाइजोसोम जो है ये एक प्रकार का है ना पाचन केंद्र होता है। बी करेक्ट होगा। 73 निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है। संयोजी उत्तक का जो उदाहरण की बात कर लें तो ये रक्त है, अस्थि है और साथ ही साथ उपास्थि, तो हमारा डी हो जाएगा। ये सारे संयोजी उत्तक के एग्जाम्पल्स हैं। 74 देखिएगा ज़ीरोफ्थलीमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये ज़ीरोफ्थलीमिया जो है ये विटामिन ए का जब कमी होता है उस वजह से ये होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब विटामिन ए का स्रोत दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी ये सब होता है मेनली। 75 उपास्थि यानी कार्टिलेज की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। इसको देखिएगा कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। कॉन्ड्रोसाइट्स, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 76 देखिएगा मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इसका संचरण होता है वो बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 77 प्राणियों में निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। त्रिकोष्ठीय हृदय की अगर हम बात कर लें, देखिएगा ये उभयचर और सरीसृप ये दोनों में होता है, तो बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 78 रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला कौन सा ग्रंथि होता है ना, कौन सा ग्लैंड होता है। तो इसको कंट्रोल करने वाला जो ग्लैंड होता है वो अग्नाशय ग्लैंड होता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा अधिविक ग्रंथि, अधिविक ग्रंथि जो होती है वो होती है। बी करेक्ट। अग्नाशय जो है इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए होता है। 79 मूत्र का पीला रंग, ठीक है, आपके पेशाब में जब पीला रंग आता है वो किसके मौजूदगी के कारण होता है ऐसा। तो देखिएगा ये यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाओं में रुधिर से छनकर आए जल और शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को जो है मूत्र या हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में पेशाब कहते हैं। मनुष्य का जो मूत्र होता है वो पारदर्शी और हल्के पीले रंग का द्रव होता है। इसका पीला रंग जो है हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्णक के वजह से होता है। 80 देखिए निम्न में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है। तो ये देखिएगा सिस्ट्रॉन का कार्यात्मक इकाई है। बी करेक्ट होगा। 81 देखिएगा प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है। प्लांक नियतांक का मात्रक तो ये होता है देखिए जूल सेकंड, प्लांक नियतांक का मात्रक। डी हमारा ठीक हो जाएगा। 82 नंबर देखते हैं हम लोग। नंबर 82 देखिएगा एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचा छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे जो मेन रीज़न होता है वो होता है कि देखिए चांद पर जो है
गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में काफ़ी ही कम होता है, 1/6 होता है। दैट्स वाई वहाँ पे लोग ज़्यादा छलांग लगा सकते हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति का यहाँ पे वजन 6 किलो है, चांद पे जाते ही उसका वजन 1 किलो रह जाएगा, बस इतना हल्का वो हो जाएगा। 83 देखिएगा, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या होता है? मेन रीज़न होता है दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, इसलिए वो चिपक जाते हैं। ए करेक्ट हो जाएगा। 84 देखिएगा, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य देखिए बैगनी की होती है, ठीक है ना, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। क्लियर? 85, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? ठीक है, तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में हम लोग, है ना, देखिएगा सोडियम कार्बोनेट को हम लोग मिलाते हैं। बी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 86 देखिएगा, 86 में निम्नलिखित को मिलान करना है आपको। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट इसका इस्तेमाल होता है बारूद के अंदर में। पेनिसिलिन आप सभी जानते हो ये प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है ना। यूरिया ये एक फर्टिलाइज़र है, उर्वरक है, और मेलाथियान ये कीटनाशक है। सही कूट हमारा बैठ जाता है कौन सा? सही कूट बैठता है देखिए सी वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 87 देखिएगा, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो देखिए बोरॉन जो है ये पौधों के लिए काफ़ी ही सूक्ष्म पोषक तत्व है एक। 88, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? इसमें कार्बनिक अम्ल की अगर हम लोग बात कर लें तो देखिएगा एसिटिक एसिड जो है ये एक कार्बनिक अम्ल है। सी करेक्ट होगा। 89 देखिएगा, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिएगा लोहे का जो बुरादा होता है, जो चूर्ण होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। 90 नंबर हम लोग देखते हैं, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है वर्ग ए तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुत्व उच्च होती है। दूसरा है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व फ्लोरीन का होता है। ठीक है ना, तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट जो है ठीक है। ठीक है, तो हमारा तीसरा वाला निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है, ये गड़बड़ है। तो 90 का जो सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एक और माफ़ कीजिएगा, 1 और 3 ये ठीक है, निष्क्रिय गैस का गलनांक कम होता है। और यहाँ दूसरा वाला जो स्टेटमेंट था, दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पे ये वाला गड़बड़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 91 में। अब देखिएगा क्लामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो ये जो है नृत्यांगना थी वो मोहिनी अट्टम की थी। ठीक है, मोहिनी अट्टम की अगर जब भी बात हो ध्यान रखिएगा, मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। 92, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारतमाला परियोजना जो है साल 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। भारतमाला परियोजना की शुरुआत सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्टार्ट किया था। इस परियोजना के तहत 26,000 किलोमीटर लंबा आर्थिक गलियारा, है ना, इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है। 92, निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम क्या है? तो ये हो जाएगा देखिएगा महाराष्ट्र, बिहार और फिर वेस्ट बंगाल। ए करेक्ट हो जाएगा। 94 देखिएगा, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं की बात कही जा रही है। अमृता प्रीतम आंसू ये वाला सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आंसू पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, अमृता प्रीतम नहीं है। 95 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो फुटबॉल नेशनल गेम जो है मलेशिया का नहीं है, ब्राज़ील, रूस, फ्रांस इन सब का है। ध्यान रखिएगा, है ना। मलेशिया का नेशनल गेम बैडमिंटन है। आगे बढ़ते हैं 96। देखिए कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चों की अनुपस्थिति रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। तो कितनी मिठाई वितरित की गई? देखिए मिठाइयों की संख्या की बात कर लें, 2800 वितरित की गई। 97 देखिएगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? देखिए वार्षिक ब्याज की दर की बात कर लें 2% हो जाएगा। 98 देखिएगा, इसमें मान पूछा जा रहा है। ठीक है, कि
इसका मान कितना हो जाएगा। तो 98 की अगर हम बात कर लें, देखिएगा 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, 99 देखते हैं हम लोग। निम्न संख्या श्रृंखला में गलत पद आपको बताना है। गलत पद इसमें क्या है, देखिएगा इसमें जो गलत पद है वो 32 है। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का सेट नंबर 5 से आखिरी सवाल है। लुप्त संख्या को आपको पता करना है कि इसमें लुप्त संख्या की जगह पे क्या होगा। तो लुप्त संख्या की जगह पे जो है ध्यान रखिएगा यहाँ पे 42 आ जाएगा, यानी कि सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेट नंबर 5 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपने इसमें मैक्सिमम स्कोर किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को काइंडली लाइक करिए, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। थैंक यू।